नेपाल की राजनीति इस समय इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। रक्त-रंजित उग्र आंदोलन, सेना का हस्तक्षेप और राजनीतिक शून्यता के बीच अब सवाल यही खड़ा है कि अब आगे क्या होगा नेपाल का भविष्य। सभी पक्षों की लगातार चली कई दौर की बैठकों के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति तो बन गई, पर किन बाधाओं को पार कर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की इस कुर्सी तक पहुंचने वाली हैं और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हुई। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह संवैधानिक अड़चने, राजनीतिक विरोध और जन भावनाओं के बीच रास्ता निकालकर कार्की के नाम पर सहमति बनी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड्स में नेपाल के ज़मीनी हालात, जेन ज़ेड आंदोलन की आग और सत्ता परिवर्तन की पूरी कवरेज आपको सबसे पहले सटीक रूप से दी थी। उग्र आंदोलन पर समय के साथ थोड़ी लगाम लगी और नेपाल की सत्ता सेना द्वारा अपने हाथों में लेने के बाद राजनीतिक शून्यता को भरने की कोशिशें शुरू हुई। नेपाल में एक ऐसी सरकार जो समय पर देश में चुनाव करा सके, साथ ही जेन ज़ेड आंदोलनकारियों की मांगों को विधि मान्य तरीकों से पूरा करा सके। वह कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो और उसका मुखिया कौन हो, जिसके नाम पर सभी पक्ष सहमत हो सके, यही सबसे बड़ा सवाल बना रहा। सेना प्रमुख, राष्ट्रपति, जेन ज़ेड के प्रतिनिधियों सहित वहां के राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बैठकों का लंबा दौर शुरू हुआ। तमाम नाम आते जाते रहे और अंततः सहमति बनी नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर। जैसे ही यह खबर बाहर आई, हमने इसे प्रमुखता से अपने दर्शकों तक पहुंचाया, किंतु शीघ्र ही नेपाली संविधान का अनुच्छेद 143 राह का रोड़ा बन गया। इसके अलावा जेन ज़ेड के एक धड़े ने उनके नाम का विरोध भी किया। संविधान का अनुच्छेद 143 किसी भी पूर्व चीफ जस्टिस को कोई भी राजनीतिक पद लेने की अनुमति नहीं देता। अंततः फिर से नया नाम तलाशने की कवायद शुरू हुई। अब फिर से कुछ नाम, जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और बिजली सुधारों के लिए प्रसिद्ध कुलमान घिसिंग पर चर्चा चली। इस बार कुलमान घिसिंग के नाम पर सहमति बनती नजर आई और हमने अपने दर्शकों तक इस खबर को भी बिना देर किए पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव का अभाव तथा नेपाल की वर्तमान विषम परिस्थितियों को देखते हुए उनके नाम पर भरोसा करना जोखिम भरा साबित हो सकता था। इसलिए उनका नाम इस रेस में ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। मामला गंभीर किंतु जस का तस रहा। लंबी बैठकों और कानून के जानकारों की मदद से बीच का रास्ता निकाला गया, जिससे संविधान का उल्लंघन भी ना हो और सुशीला कार्की की नियुक्ति भी संभव हो सके। यह रास्ता था संविधान में राष्ट्रपति को मिले आवश्यकता के सिद्धांत नामक विशेष अधिकार का। इस अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर संविधान के किसी भी प्रावधान को निलंबित या संशोधित कर आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। अंततः रास्ता निकल आया और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनाकर अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए दोबारा उम्मीदवार पर मोहर लगाई गई। यह खबर भी हमने अपने दर्शकों को अविलंब पहुंचाई है। अब आज रात उनके शपथ ग्रहण की तैयारी राष्ट्रपति भवन में चल रही है और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी लगभग तय है। सबसे अहम बात यह है कि सुशीला कार्की ने जेन ज़ेड की सारी शर्तें मान ली और शपथ ग्रहण के पूर्व नेपाली संसद को भी भंग कर दिया गया, जो कि संविधान के हिसाब से आवश्यक एवं जेन ज़ेड की एक मुख्य मांग भी थी। बस पशुपतिनाथ से यही प्रार्थना है कि अब आगे कोई विघ्न आड़े ना आए और सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल एक निष्पक्ष चुनाव करवाकर संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक सरकार के गठन में सफल हो सके। साथ ही जेन ज़ेड द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान भी विधि सम्मत तरीके से हो सके।